हेलो एंड वेलकम टू स्टडी रूम। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवांगी श्रीवास्तव। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। तो क्या होते हैं रिसोर्सेस? पहली बात तो ये कि हमारा ये जानना जरूरी है कि रिसोर्सेस एक्चुअली में है क्या। जैसे कि आपको पढ़ाने के लिए मैं फिलहाल अपना लैपटॉप यूज कर रही हूँ, है ना। तो ये मेरा रिसोर्स है, ठीक। जैसे ये मैं पेन यूज कर रही हूँ तो ये पेन क्या है, मेरा रिसोर्स है ना। जैसे जो हमारे पैसे होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, चीजें खरीदने के लिए, फूड को खरीदने के लिए, शेल्टर खरीदने के लिए, तो वो क्या है, वो हमारा रिसोर्स है। उसी तरह हमें नेचर ने, एनवायरमेंट ने कुछ रिसोर्सेस, कुछ पूंजी हमारे हमें दी है, हमें प्रोवाइड करी है ताकि हम सरवाइव कर सकें, ठीक। तो हम ये चैप्टर में उस रिसोर्सेस के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि कैसे हम उस रिसोर्सेस को डिग्रेड कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करें हम अपना चैप्टर। तो देखो, हमने क्या जाना इस वीडियो से। सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन सीखा। क्या है डेफिनेशन नेचुरल रिसोर्सेज की? कि द थिंग, द रिसोर्सेज which are provided by nature or environment on which the living organisms life dependent, है ना। जो रिसोर्सेज हैं जो हमें एनवायरमेंट ने प्रोवाइड की है, जो दी है, उसी के भरोसे हमारी जिंदगी की गाड़ी चल रही है, ठीक। ना ही सिर्फ ह्यूमन की, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ चल रही है उसके साथ, ठीक है। देखो, तो जो पृथ्वी पे जीवन है वो किस चीज पर डिपेंडेंट है, ठीक। वो सिर्फ वो क्या है, देखो, वो सनलाइट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और जो हमारे एनवायरमेंट में जो अलग अलग टाइप्स की रिसोर्सेस है, जो पूंजी हैं, उन पर डिपेंडेंट है। और वो रिसोर्सेस कौन कौन सी होंगी, आप बताइए। आप अपने आसपास देखिए कि क्या कौन कौन सी ऐसी रिसोर्सेस है जिसके बिना आप जीवन नहीं जी सकते। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सांस लेते हैं तो आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है? एयर। तो पहला रिसोर्स तो हमें जो एनवायरमेंट में नेचर जो हमें दे रहा है वो क्या है? एयर है ना। दूसरा, क्या आप पानी के बिना जी सकते हैं? कहा जाता है कि जो बॉडी होती है उसमें जो 60 to 70% पार्ट किसका होता है? वाटर का होता है, ठीक है। कहा क्या जाता है, ये सच है, ठीक है। 60 to 70% हमारा बॉडी वाटर से बना है, ठीक। तो वाटर हर एक सेलुलर एक्टिविटी, रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जरूरी होता है, ठीक। तो दूसरी क्या रिसोर्स हो गई जो हमें एनवायरमेंट से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, वो है वाटर, ठीक। तीसरी चीज, हम कोई भी जो हम अनाज खाते हैं वो हम उगाते कहाँ हैं? सोचिए, कहाँ उगाते हैं? तो सॉइल, लैंड, है ना। तो सॉइल कह लें या लैंड कह लें। तीसरा रिसोर्स हो गया हमारा सॉइल, ठीक है। तो हम ये तीन रिसोर्सेज के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। पहला है एयर, फिर वाटर एंड सॉइल, ठीक है। तो चलो,
तो इन वीडियोस में हमने वो रिसोर्सेज देखे जो हमें एनवायरनमेंट ने, हमें नेचर ने दिए हैं, ताकि हम अपनी जो जिंदगी है, अपनी जो जीवन है अच्छी तरह से जी सके, इजीली जी सके, है ना। हमारे सर्वाइवल के लिए ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एयर, सॉइल एंड वाटर। और इन वीडियो में आपने सबसे पहले वीडियो में देखा कि एक कोई पर्सन है जो आग ताप रहा है ना, लकड़ियां जलाकर अपने हाथ को सेक रहा है। तो जलाने के लिए भी, कंबशन के लिए भी ना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरे में हमने देखा, दूसरे और तीसरे में इनफैक्ट हमने देखा कि वाटर, है ना। तो वाटर हर एक सेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे जो सेल के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, या फिर जब कोई चीज बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होती है एक सेल से दूसरी सेल में या एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे एक मीडियम की जरूरत होती है ना। वो किसी एक मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, और वो मीडियम कौन सा होता है वाटर। हमारी जो बॉडी होती है वो 60 to 70% वाटर से बनी हुई होती है। तो हमारे सर्वाइवल के लिए वाटर का एक मेन रोल है। तो थर्ड क्या है? सॉइल, ठीक, जिस पे हम अपने क्रॉप्स को उगाते हैं, ठीक है, और फिर उस क्रॉप को कंज्यूम करते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है, जैसे हमें तो क्रॉप से मतलब है, लेकिन जो प्लांट्स हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी सॉइल से लेती हैं, है ना। वाटर या फिर जो भी फूड है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। तो उसके सर्वाइवल के लिए भी सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये देखो, पृथ्वी पे जो संपदा है, ठीक, इस फिगर के एक से डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है। तो पहला फिगर आपको क्या दिखा रहा है? लैंड या सॉइल, है ना, सॉइल या लैंड कह लेंगे। दूसरा एयर, राइट, और तीसरा वाटर। चलो, सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये जो एकदम टर्म्स हैं, ये एक्चुअली में होते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। जो एयर होता है ना, जो नेचर में एयर होता है, उससे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज एयर एक्चुअली। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी, ठीक। तो हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे तो मतलब वाटर की बात कर रहे हैं। लिथोस्फीयर मतलब कि सॉइल की बात करेंगे या लैंड की बात करेंगे हम इसमें, ठीक। और ये तीनों चीज मिलकर क्या करती हैं? जीवन को आरामदायक बनाती है। जीवन की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीजें जीवन को संभव बनाती हैं और मिलकर बनाती हैं एक बायोस्फीयर। क्या बनाती हैं? जीव मंडल, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो हम बायोस्फीयर की बात करेंगे। तो जो इन तीनों के बिना क्या है? पॉसिबल नहीं है। जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर ये तीनों हैं तभी बायोस्फीयर पॉसिबल है, ठीक। चलो, यहाँ बायोटिक वर्सेस एबायोटिक। अगर हम बायोटिक की बात कर रहे हैं तो बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, है ना, लिविंग। तो बायोटिक में हर वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। और जब एबायोटिक की बात करेंगे तो ये वाटर हो गया, एयर हो गया और सॉइल हो गया या लैंड हो गया। तो ये एबायोटिक के अंदर आएगा। तो हम देखेंगे कि कैसे एबायोटिक और बायोटिक आपस में तालमेल बनाकर इस नेचर में सरवाइव करते हैं, ठीक है। बायोटिक तब तक सरवाइव नहीं करेगा जब तक एबायोटिक कंपोनेंट्स उसे नहीं मिलेंगे, ठीक। और एबायोटिक कंपोनेंट्स को सहेज के रखने का काम होता है बायोटिक का, ठीक। और हम देख रहे हैं कि आजकल कैसे ओवर यूटिलाइजेशन कह लें या फिर पॉल्यूशन कह लें, तो ये सारी चीजें जो बायोटिक कर रही है, मतलब जो बायो लिविंग, मतलब बायो
ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं उसका असर एबायोटिक कंपोनेंट्स पर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशंस पैदा हो रही हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे एयर की, किसकी, वायु की बात करेंगे हम। तो हमारा पहला नेचुरल रिसोर्स है वायु। देखो जो एयर है उसमें जो सबसे हायर कॉन्सेंट्रेशन है इस एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाने वाला है वो है नाइट्रोजन। कौन सा है, नाइट्रोजन। और उसका कितना परसेंट है, 78.08% कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की है। ओके, एंड अराउंड 21% ऑक्सीजन की है, ठीक है। और बाकी जितने बचे वो इसमें दूसरे गैस जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर कोई आपसे पूछे कि एटमॉस्फेयर में किस गैस की है तो वो नाइट्रोजन है, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन है उसका देखो, जो हमारी बॉडी है उसमें प्रोटीन्स हैं, ठीक। और जो प्रोटीन्स होती हैं वो होती हैं चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। और जो एमिनो एसिड है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नाइट्रोजन से बना होता है, ठीक। तो मतलब जो हमारी एमिनो एसिड है उसमें नाइट्रोजन का रोल है, उससे नाइट्रोजन से बना है। अब एमिनो एसिड से प्रोटीन बने हैं, प्रोटीन से हमारी बॉडी बनी है। तो हमारी जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है या जो हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस है वो किस पर डिपेंडेंट है, नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन हमारी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा गैस कौन सा है, ऑक्सीजन। कब यूज करते हैं हम, रेस्पिरेशन के लिए। जब भी हम कोई खाना खाते हैं या फूड लेते हैं तो उस फूड का क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। और उस ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, राइट, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसी तरह हर एक गैस का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। चलो, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जब हम कोई खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, उस फूड पार्टिकल का हमें ब्रेक डाउन करना होता है और उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं इसे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हमें, ठीक। अब जैसे सपोज करो हमने फूड लिया, फूड एक्चुअली ग्लूकोज के फॉर्म में आता है, किसके फॉर्म में आता है, ग्लूकोज। तो वो 6,6H12O6, ठीक, ये ग्लूकोज है। अब हमें ब्रेक डाउन करना है, ठीक। तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट होगा और जाकर बनाएगा CO2, H2O एंड एनर्जी, जो एनर्जी हमारी बॉडी यूज कर लेगी अपने सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और अल्टीमेटली किसका प्रोडक्शन हुआ हमारी बॉडी से, CO2 का, जो हम एक्सेल करते हैं ना, एटमॉस्फेयर में हम एक्सेल आउट कर देते हैं, जो प्लांट्स ले लेती हैं, ठीक। तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा चलता है। अब प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स क्या करती हैं, तो प्लांट्स लेती हैं CO2, ठीक है, प्लांट्स लेंगी CO2, H2O और सनलाइट की मदद से ये बना लेंगी क्या, ग्लूकोज, ठीक, ये बना लेंगी ग्लूकोज, C6H12O6 बना लेंगी, ठीक है, ग्लूकोज बना लेंगी और यूज करेंगी। ये प्रोसेस कौन सा है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एयर का यूटिलाइजेशन होता है। अब जैसे मैंने बताया कि जब हम कोई भी चीज जलाते हैं तब भी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना, कंबशन के प्रोसेस के लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और वहां भी क्या होता है, CO2 रिलीज हो रहा होता है। अगर हम कंप्लीट कंबशन करेंगे, अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छी है वहां पर, तो कंप्लीट कंबशन होगा और CO2 रिलीज होगा। बट अगर पुअर अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड मात्रा में नहीं है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा और वहां पर एक हार्मफुल गैस निकलेगा जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड,
ये सारी चीजें हम पॉल्यूशन के टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है कैसे इसे फिक्स किया गया है एटमॉस्फेयर में। तो पहला तरीका है, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। कैसे, ग्लूकोज के फॉर्म में। अभी मैंने बताया कि CO2 और H2O के साथ सनलाइट की हेल्प से वो उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका है, बहुत सारे ऐसे समुद्री जंतु हैं, हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था ना कि कुछ ऑर्गेनिज्म के जो शेल्स होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, है ना। तो वो जो कैल्शियम का कार्बोनेट पार्ट है वो क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म कार्बन से बनाते हैं, राइट। तो ये जो कार्बोनेट के फॉर्म में जो कार्बन वाटर में जाता है, डिसॉल्व होता है ना, उसको यूज करके वो अपना शेल बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा तरीका है कार्बन को फिक्स करने का एटमॉस्फेयर में। देखा आपने इन दोनों वीडियोस में, पहले वीडियोस में कैसे एक फॉरेस्ट में आग लगी हुई थी ना, कंबशन हो रखा था, वहां पर कंबशन हो रहा था। और दूसरे में जो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो कार्बोनेट के फॉर्म में वाटर में डिसॉल्व होता है कार्बन, उसको यूज करके जो मराइन एनिमल्स होते हैं वो शेल बना लेते हैं। तो वहाँ पे कुछ मराइन एनिमल्स थे जिनके शेल बने हुए थे, जो कि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये एक तरीका है कार्बन को फिक्स करने का, ठीक। तो हमने अभी तक कार्बन को फिक्स करने के दो तरीके जाने। एक तो प्लांट्स कैसे यूज करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके, और दूसरा कि कैसे शेल बनाकर कार्बन को फिक्स किया जाता है। देखो, अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में, ठीक है। जलवायु के नियंत्रण कंट्रोल में वायुमंडल की क्या भूमिका है, ठीक है, कैसे करता है वो। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, वो एक्चुअली एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, ठीक है। अब जैसे ये हमारा अर्थ है, एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ के अराउंड एक चादर सी बना लेता है, जो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह, थर्मो रेगुलेटर की तरह। अगर वो ऐसे काम ना करे तो जैसे दिन में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, धूप होती है, ठीक, और रात को सूरज ढल जाता है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो, जैसे मून है, ठीक, वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे 100 डिग्री प्लस चला जाता है, और रात को बहुत ठंडी होती है, -200 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो जहाँ पर भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा ना, वहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा, ठीक। दिन में बहुत गर्मी होगी और रात को जब सूरज नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। जबकि हमारे अर्थ पे ऐसा नहीं होता है, टेम्परेचर में कुछ डिफरेंसेस ही होते हैं ना, हल्के फुल्के ही डिफरेंस आते हैं उसमें। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है एक चादर की तरह काम करता है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। वो एक्चुअली में बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक। अगर हम बैड कंडक्टर ऑफ हीट कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जो हीट है उसे आसानी से अंदर आने या बाहर जाने नहीं देता है, ठीक है।
देखो अभी ये जो वीडियो देखा कितनी खूबसूरत वीडियो थी। इसमें ना स्पेस से अर्थ की इमेज ली गई है आपको दिखाने के लिए कि जो एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ के ऊपर जो चादर है, वो किस तरह से दिखाई देता है। ठीक, आपके लिए अब एक बुद्धिशीलता भरा प्रश्न कि आपको पता है कि वायु की गति का कारण क्या होता है, या फिर वर्षा का क्या कारण है ना। मतलब विंड स्पीड का क्या रीज़न है, कैसे हम विंड स्पीड को कह सकते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, या फिर जो बारिश होता है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्यों बारिश होता है। हाँ, तो अब हम ये इसके बारे में जानेंगे कि विंड स्पीड एक्चुअली में कैसे डिसाइड होती है और ये होती क्या है एक्चुअली में। ठीक, जो ये विंड स्पीड है या फिर जो ये बारिश या वर्षा है, वो एक्चुअली में जो एटमॉस्फेयर में जो गर्म हुई हवा होती है ना, ठीक है, हवा के गर्म होने और जो वाटर वेपर के फॉर्मेशन, वाटर वेपर का जो फॉर्मेशन है वो जब वाटर गर्म हो जाता है उसकी वजह से होता है। ठीक, और दूसरा कारण क्या है, हवा के गर्म होने की वजह से। जब सनलाइट लैंड पे पड़ता है, जब सनलाइट वाटर पे पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होती है, वो दोनों गर्म होती है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आसपास का एयर भी गर्म हो जाता है। ठीक, तो उसकी वजह से विंड का फॉर्मेशन होता है, विंड क्रिएट होता है। देखो कैसे होता है, आप देख रहे हो ये एक वाटर एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का वाटर एरिया है, इधर एक लैंड एरिया है। ठीक, अब सनलाइट पड़ रही है, दोनों तरफ पड़ रही है। ठीक है, लेकिन जो हमारा लैंड एरिया है ना, वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होगा। क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। ठीक, और जो वाटर है वो थोड़ा धीरे गर्म होता है। ठीक है, अब गर्म होने की वजह से ना यहाँ पर एक कन्वेक्शन करंट बन जाता है। ठीक, इस कन्वेक्शन करंट की वजह से विंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट उसे कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कुछ को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है ना, बाउंस बैक कर देता है, वापस भेज देता है। तो यहाँ अर्थ में भी ऐसा ही होता है, जब सनलाइट अर्थ पे पड़ती है ना, तो कुछ लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और कुछ क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है वापस स्पेस में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे विंड स्पीड का फॉर्मेशन क्या हो रहा होता है। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा लैंड एरिया है वो पहले गर्म होता है। ठीक है, मान लो कि ये हमारा लैंड एरिया है और ये हमारा वाटर एरिया है, तो ये जो हमारा लैंड एरिया है ये पहले गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले गर्म हो जाएगा, और ये वाटर है। ठीक है, अब अगर आपने कभी देखा है कभी कोई चीज़ जलती हुई, तो जब कोई चीज़ जलती है तो धुआं जो है वो ऊपर की तरफ उठता है, उसी तरह यहाँ भी होता है। जब हमारा जो लैंड एरिया है वो गर्म होगा तो क्या होगा, एयर ऊपर की तरफ भागेगा, एयर राइज करेगा। ठीक, और एयर राइज करेगा तो पीछे का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर होगा। और अब मैंने बताया कि जो वाटर है वो धीरे गर्म होता है लैंड के कंपैरिजन में, तो यहाँ का एयर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, यहाँ का एयर प्रेशर हाई होगा, जिसकी वजह से एयर जो है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर को मूव करेगी। क्या करेगी, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर को एयर मूव करती है। ठीक, जिसकी वजह से दिन में जो हवा का रुख होता है वो पानी से किसकी तरफ होता है, भूमि की तरफ होता है, वाटर से लैंड की तरफ होता है विंड का डायरेक्शन। ठीक, और रात को क्या होता है, रात को अब जो लैंड है वो थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है और जो पानी है वो क्या रहता है, थोड़ा धीरे ठंडा होता है। ठीक है, तो पानी के ऊपर का जो एयर होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। इसलिए जो डायरेक्शन होती है विंड की वो क्या होती है, लैंड टू वाटर होती है, रात को लैंड टू वाटर होती है। ठीक है, नाइट में लैंड टू वाटर रहेगी, जबकि
दिन में क्या रहेगा, डे टाइम में डायरेक्शन वाटर टू लैंड रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एयर प्रेशर है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है, ठीक। और लोअर प्रेशर लैंड पे रहेगा क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा और एयर वहाँ पे राइज अप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से विंड या पवन का निर्माण होता है। चलो, अब जो पवन को प्रभावित करने वाले वो 3 इम्पॉर्टेंट कॉजेस क्या हैं या कारक क्या हैं? तो पहला कि पृथ्वी का जो वायुमंडल के असमान विधियों से मतलब अनइवन तरीके से गर्म होना, ठीक है। जिस पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जैसे लैंड एरिया है, ठीक है। अब लैंड एरिया में भी अनइवन होता है। दूसरी चीज़ कि वाटर आपका धीरे गर्म होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, तो अनइवन होगा, है ना, अनइवन विधियों से गर्म होना। दूसरा क्या है, जो हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है उसकी जो गति है उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और तीसरा है जो विंड होता है उसके मार्ग में जो बड़ी बड़ी पर्वतें आ जाती हैं, ठीक। तीसरा रीज़न होता है जो ये पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, ठीक। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट कॉज हैं जो विंड को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। देखो, इस एक्टिविटी से भी दिखाया गया है कि कैसे हम डायरेक्शन देखते हैं, ठीक। इसमें क्या किया गया, एक बीकर लिया गया है या फिर ऐसे कोई भी बर्तन जो थोड़ा सा ऊपर से जिसमें स्पेस हो, ठीक। एक कैंडल जलाया गया है उसके नीचे और एक अगरबत्ती ली गई है, ठीक है। अब अगरबत्ती को जलाया गया कैंडल से और देखिए जो स्मोक है, जो धुआं है वो कैसे जा रहा है, वो ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, सॉरी, जो धुआं है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। अब हम बात करेंगे वर्षा की कि ये बारिश आखिर कैसे होता है, ठीक है। तो आपके लिए बुद्धिशीलता भरा प्रश्न है भाई कि क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब जल वाष्प मतलब वाटर वेपर से भरी हुई वायु उच्च दाब वाले मतलब हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन या फिर लोअर प्रेशर रीजन से हायर प्रेशर रीजन को जाती है? क्या होता है जब एयर से भरी हुई वाटर वेपर से भरी हुई एयर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर या लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर रीजन में जाती है। चलो जानते हैं फिर क्या होता है। देखो, क्या जैसे मैंने बताया कि जब पानी, अच्छा कभी आपने देखा है कि कभी ऐसा करो कि गैस पे एक बर्तन चढ़ाओ, उसमें पानी डालो और उसे गर्म करो, तो क्या होगा, पानी गर्म होता है किसके फॉर्म में, इवेपोरेट होगा, भाप बन के वो क्या होगा, इवेपोरेट होता है, ठीक। और अगर उस पर तुमने किसी चीज़ से ढक दिया तो पानी छोटे 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 बूंद बन जाते हैं ना, ठंडा होकर उस बर्तन के ऊपर या उस ढक्कन के ऊपर, देखा होगा कभी। तो उसी तरह यहाँ नेचर में भी होता है, ठीक। जो हमारा गर्म वायु होता है, हॉट एयर होता है, उसके साथ साथ वाटर वेपर भी ऊपर जाता है, ठीक। हॉट एयर के साथ मिक्स होकर हमारा जो वाटर वेपर है वो भी ऊपर की तरफ जाता है। और जैसे ही जो हॉट एयर है ऊपर पहुंचता है वो क्या करता है, एक्सपेंड हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है, ठीक। और सर्कुलेट होकर वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के कारण जो हवा में प्रेजेंट वाटर वेपर है ना, वो कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, ठीक। वो जो भाप है वो ठंडा हो जाके बूंद बन जाती है और वो बूंद जो होती है वो काफ़ी छोटी छोटी बूंद होती है, ठीक। अब वही छोटी छोटी बूंद किसी भी डस्ट पार्टिकल जो भी एयर में है उसकी वजह से फिर बड़ी बूंद बन जाती है। अब वो बड़ी बूंद इतनी हैवी हो जाती है कि नीचे गिरने लगती है, किसके रूप में, वर्षा के रूप में वो नीचे गिरने लगती है, ठीक। सिंपल से इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो हॉट एयर है, हॉट एयर के साथ वाटर वेपर ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाके हवा फैल जाती है, सर्कुलेट हो जाती है, ठंडी होने लगती है,
तो उसके साथ जो वाटर वेपर है वो भी ठंडा होता है, कंडेंस हो जाता है, छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। अब वो जो बूंदें हैं वो किसी सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से बड़ी और भारी हो जाती हैं, और भारी होने के कारण वो नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। किसके फॉर्म में? एक रेन के फॉर्म में, वर्षा के रूप में। ठीक है, चलो देखा कितनी मस्त, कितनी अच्छी झनाकेदार बारिश हो रही थी, कैसे बारिश की बूंद नीचे ज़मीन पे गिर रही थी, और किसकी वजह से हो रहा था ये अभी हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। ठीक, ये एयर पोल्यूशन आखिर होता कैसे है? ठीक है, अब पहली बात तो ये जो एयर पोल्यूशन है वो करता कौन है? ऑब्वियसली हम करते हैं, है ना। कैसे करते हैं? जो इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हमने लगाई हैं, उस फैक्ट्री से जब कुछ भी कंबशन या कुछ भी जलाया जाता है तो क्या होता है? एयर रिलीज़ होता है, वो हार्मफुल एयर रिलीज़ करते हैं। कौन कौन से हार्मफुल एयर्स होते हैं? वो होते हैं CO2, है ना, SO2, CO, NO2। ठीक, तो ये कुछ हार्मफुल गैसेस हैं जो एनवायरनमेंट में जाकर क्या करते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जैसे या फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़ी अफेक्ट या फिर बड़े ख़तरनाक चीज़ें कॉज करते हैं। ठीक है, कैसे कॉज करते हैं? देखो, आप अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम CO की बात करें पहले, ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत हार्मफुल है और सीधे सीधे हमारी बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करता है। कैसे करता है? अब हमारे जो ब्लड में क्या होता है? एक होता है हीमोग्लोबिन, आपको पता ही होगा। ठीक, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होकर ठीक सेल्स तक पहुंचता है, ठीक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर। लेकिन अगर हम CO इनहेल कर लेंगे तो हीमोग्लोबिन की जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन से ज़्यादा किसकी तरफ है? कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ। ठीक, अब क्या होगा? हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाएगा और सेल तक पहुंचेगा, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, है ना। अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो सेल मरने लगेंगी, और अगर सेल मरेंगी तो हमारे ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे, राइट, और फिर हमारी बॉडी सिस्टम अफेक्ट हो जाएगी पूरी। तो CO एकदम डायरेक्टली हार्मफुल है। और SO2 और NO2 क्या होती है? जब वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं तो वाटर के साथ बाइंड होकर वो जो NO2 है वो नाइट्रिक एसिड बनाएगी, और जो SO2 है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और ये दोनों मिलकर जब बारिश होती है ना तो एसिड रेन कॉज करते हैं। क्या करते हैं? एसिड रेन कॉज करते हैं। ठीक, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो कैंसर्स होते हैं, प्लांट्स का जो डैमेज होता है, या फिर जो मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल जैसे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर देखा येलो कलर की एक लेयर बनती जा रही है, वो एसिड रेन की वजह से है। ठीक, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। ठीक है, और जो CO2 है वो क्या करती है? अगर CO2 या CO या फिर मीथेन जैसी गैस एटमॉस्फेयर में जाती है ना, तो जैसे मैंने बताया कि सनलाइट जब अंदर आती है तो अर्थ जो होता है वो क्या करता है? कुछ सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और कुछ को रेडिएट कर देता है, मतलब बाहर की तरफ बाउंस बैक कर देता है। ठीक, लेकिन अगर CO2 या फिर मीथेन या फिर CO का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा, ठीक, और वो एटमॉस्फेयर में रहेंगे उसी तरीके से हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तो वो उस सनलाइट को जो रेडिएट हो रही है बाहर ट्रैप कर लेते हैं, उसे वो बाहर नहीं जाने देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, और यही है क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है ये? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक, तो एयर पॉल्यूशन से जो हम आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें सीजनल वेरिएशन, मतलब कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप आ जाता है ना, कहीं भी फ्लड आ रहा है, मतलब कहीं भी बाढ़ आ गया, कहीं भी सूखा पड़ रहा है,
तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ये गैसेस की वजह से। ठीक, और ये इनका कारण क्या है? इनका कारण है जो आप यहाँ वहाँ जो ये फॉरेस्ट में आग लग जाती है उससे भी बहुत सारा CO2 रिलीज़ हो रहा होता है ना। जो फैक्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करती हैं, जैसे CO2 हो गई, ठीक है, NO2 हो गया, SO2 हो गया। फिर ये व्हीकल्स हैं, बहुत कहते हैं ना कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करो, क्योंकि अब 10 लोग हैं तो अपने 10 गाड़ियों से निकल रहे हैं, तो 10 कार हैं तो उतनी ही हार्मफुल गैस रिलीज़ होंगी। ठीक, और अगर 10 लोग एक बस में जा रहे हैं तो हार्मफुल गैस कम रिलीज़ होगी। इसलिए कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया करो। तो व्हीकल से रिलीज़ होती हैं। देखा कैसे फैक्ट्रीज से गैस कितनी हार्मफुल और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में गैस रिलीज़ हो रही होती है। इसलिए कहा जाता है कि आप चिमनी का यूज़ करो, आप फिल्टर्स का यूज़ करो, ताकि वो एयर को फिल्टर करे और हार्मफुल गैसेस को रोके एनवायरनमेंट में फैलने से। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में अक्सर कोहरा हो जाता है ना, वो वाटर और जो एयर है साथ में इकट्ठा हो जाते हैं और फॉग का रूप ले लेते हैं, कोहरे का रूप ले लेते हैं। ठीक, और अगर ये हार्मफुल गैसेस के साथ मिल जाएं ना तो ये स्मॉग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्मॉग। ठीक, इन्हें धूम कोहरा कहते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा, आपने अभी कुछ साल पहले ना दिल्ली में क्या हुआ था कि दोपहर के वक्त ही एक काला बादल पूरे शहर पे ना ढक गया, एक पूरे शहर पे कवरिंग हो गई थी एक काले बादल से। काला बादल दिखाई दे रहा था, वो एक्चुअली में कुछ नहीं, वो स्मॉग ही था। इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था वहाँ पर, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हार्मफुल गैसेस थे जिसकी वजह से ये स्मॉग का फॉर्मेशन हो गया था। इसलिए वहाँ पर भी वहाँ की खैर गवर्नमेंट ने बहुत सारी मेजर्स लिए हैं, चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि ऑड एंड इवन का रखा है ना, कि एक दिन ऑड नंबर्स वाली कार चलेगी और एक दिन इवन नंबर्स वाली। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं ताकि वहाँ के पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। अब जो वायु प्रदूषण है, जो एयर पॉल्यूशन है, वो क्या है? वो अनवांटेड, अनप्लेजेंट या हानिकारक पदार्थ हैं जो एयर में पाए जाते हैं, जो वायु में पाए जाते हैं। ठीक, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण, जो हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ऐसी ही कोई भी अनवांटेड, अनप्लेजेंट, अनडिज़ायरेबल थिंग जो एयर में है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, उसे कहते हैं हम एयर पॉल्यूशन। ठीक है, देखा कैसे कोहरा सा छाया था, कैसे काला बादल सा छाया था, है ना। वो किसकी वजह से था? वो एयर पॉल्यूशन की वजह से था। एयर पॉल्यूशन की वजह से जो विजिबिलिटी है ना वो लो हो जाती है। यहाँ पे जो दो फिगर्स हैं, जो दो पिक्चर्स हैं, वो भी क्या दिखा रहे हैं? एयर पॉल्यूशन को दर्शा रहे हैं कि फैक्ट्री और कार से जो रिलीज़ हो रही एयर है वो कितनी हार्मफुल है। ठीक, तो अब आ गई है क्वेश्चंस की बारी। तो क्वेश्चन पहला क्या है कि शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल कैसे भिन्न है? तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है ना, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और भी टाइप्स की गैस होते हैं। लेकिन जो शुक्र और मंगल है, इसमें मेनली क्या होता है? CO2 होता है।
हायर कॉन्सेंट्रेशन CO2 का है, ऐसे ये इनसे अलग हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य कैसे करता है, कैसे एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है एटमॉस्फेयर। ये एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से जो हीट है कभी भी अंदर या बाहर नहीं कर सकती या स्लोअर रेट से करती है। ठीक, जिसकी वजह से ये क्या करता है, अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट किए, मेंटेन किए रखता है। ठीक है, उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आने देता। तीसरा क्वेश्चन है कि वायु प्रवाह या पवन का क्या कारण है, विंड का फॉर्मेशन कैसे है। जैसे मैंने बताया था कि लैंड जल्दी गर्म होता है, गर्म होने पर जो एयर है ऊपर की तरफ राइज अप होती हैं, वहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और लैंड की कंपैरिजन में जो वाटर है वो धीरे गर्म होता है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से जो एयर है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक, दिन के समय ऐसा होता है और रात के समय क्या होता है कि जो पानी है वो धीरे ठंडा होता है और जो लैंड वो जल्दी ठंडा होती है। तो एयर का मूवमेंट क्या हो जाता है, लैंड टू वाटर हो जाता है। इस तरह से विंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, पवन बनता है। चलो, तीसरा क्वेश्चन है कि बादलों का निर्माण कैसे होता है, बताओ कैसे होता है। हॉट एयर के साथ वाटर वेपर ऊपर जाता है, ऊपर जाते ही हॉट एयर क्या होती है, सर्कुलेट हो जाती है, एक्सपेंड होती है, ठंडी होती है। वाटर वेपर क्या होता है, कंडेंस हो जाता है और छोटी छोटी बूंदें बना लेता है। ठीक, एयर में जो हमारी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसकी वजह से जो एयर ड्रॉपलेट्स है वो बड़ी होती जाती हैं, हैवी होती जाती हैं और वो इतनी भारी हो जाती हैं कि एयर संभाल नहीं पाता और वो फिर नीचे ज़मीन पे गिरने लगती हैं। किसके फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, वर्षा के फॉर्म में। ठीक है। चलो, चौथा क्वेश्चन है कि मनुष्य के 3 क्रियाकलापों का उल्लेख करो जो वायु प्रदूषण में सहायक हैं। तो सबसे पहले है कि आप जो ये फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, ठीक, और विदाउट चिमनी, विदाउट एयर को फिल्टर किए रिलीज आउट कर दे रहे हैं एटमॉस्फेयर में। सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है कि आप जो ये यहाँ वहाँ चीज़ें जलाते हैं, ठीक है, उससे भी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं। ठीक, और तीसरा कारण है, तीसरा या फिर तीसरा ही कह लेते हैं, तीसरा कारण है कि आप जो ये AC या फिर जो ये रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं तो उसमें एक कूलेंट यूज़ होता है और जो कूलेंट होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। किसका होता है, फ्लोरोकार्बन का। ठीक है, जो कि होता है एक हार्मफुल गैस। कैसे हार्मफुल होता है, जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ना एक लेयर होती है, ओजोन लेयर, वो क्या करती है, वो प्रिवेंट करती है